बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं महबी शबीब। उम्मीद करती हूं कि आपके आज के दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम एक बैलेंस लाइफ गुजारें। हम अक्सर बात करते हैं कि माशरे में हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं अदम बर्दाश्त है, टॉलरेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलात को हम ज़िंदगी में अगर हम बैलेंस लेकर चलें तो बेहतर हो सकता है। जैसे एंगर मैनेजमेंट है और बेशुमार ऐसे इश्यूज़ हैं सोसाइटी में जो कि सोशल इवल्स को बढ़ोतरी दे रहे होते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने गोल्स को, अपनी डेडिकेशन पे काम करें और कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। आज के टॉपिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं जी। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है। फैसलाबाद का बड़ा और पुराना हॉस्पिटल अलाइड हस्पताल, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे मरीज़ जो हैं काफ़ी तादाद में विज़िट करते हैं। अक्सर औक़ात शिकायत भी होती हैं और कभी कभार फैसिलिटेशन जो है वो भी बेहतर तौर पे मिल रही होती है। अलाइड हस्पताल के क्या मसाइल हैं, इस पर जी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे फैसलाबाद शहर की जो पहचान है, फैसलाबाद की सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं। और आज 41 प्रोग्राम को पूरे 200 एपिसोड कंप्लीट कर लिए। इस हवाले से भी बात करेंगे कि कैसा रहा ये सफ़र और इसके साथ साथ दिन के औकात को बेहतर बनाने के लिए, दिन को अपनी रूटीन को सेटल करने के लिए मौसम के हवाले से अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम घर से निकल रहे होते हैं तो हम अपने ड्रेसिंग को भी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी वेदर के अकॉर्डिंग देखना होता है कि अगर बाहर स्मोक है या धुंध है तो वक्त से पहले थोड़ा सा निकलना पड़ता है। तो देखते हैं आज का मौसम कैसा रहता है हमारे टूडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो गुज़श्ता 1-2 हफ़्ते से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सर्द दिखाई दे रहा है। हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। सुबह का आगाज़ जो है वो फैसलाबाद में सूरज की सुनहरी किरणों से हुआ है और जिसकी वजह से सर्दी तो बरकरार है लेकिन शिद्दत उस तरह से महसूस नहीं हो रही। सुबह के औकात में और रात के औकात में जो मौसम है वो ज़रा सर्द महसूस हो रहा होता है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 15 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 5 से 6 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम धूप निकली हुई है, इसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार दिखाई दे रहा है। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि जब भी मौसम ट्रांजिस्ट हो रहा होता है तो तब भी एहतियात की ज़रूरत होती है। अक्सर औक़ात हम ये गलती कर देते हैं कि जिस दिन हम देखते हैं कि मौसम खुशगवार है उस दिन हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और इसकी वजह से हम देखते हैं कि सर्दी तभी इंसान को लगती है। इस मौसम में ख़ास तौर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा एहतियात की छोटे बच्चों को और ओल्ड एज अफराद को ज़रूरत होती है। तो कोशिश ये करें कि घर से बग़ैर ज़रूरी ना निकला जाए। अक्सर औक़ात देखते हैं कि जब भी स्मोक है या जब कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होती है तो ऐसे में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी करें। क्योंकि आप सेहतमंद होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मसाइल को भी देख रहे होंगे और तमाम तर फैसिलिटेशन भी इंजॉय कर रहे होंगे। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद अलाइड हस्पताल 2 के हवाले से। एक बड़ा हस्पताल है, अरसा दराज से काफ़ी मरीज़ों को सहूलत फ़राहम कर रहा है। बहुत कौन सा इलाज होता है, पेशेंट्स के क्या मसाइल हैं, अलाइड हस्पताल 2 के अपने ख़ुद के क्या मसाइल हैं, हुकूमती तरजीहात में ये हस्पताल कहाँ पर आता है, इस पर जी बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब ने, MS हैं अलाइड हस्पताल 2 के। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दैट प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अज़ादार फॉर ज्वाइनिंग अस इन दैट प्रोग्राम। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हम देख रहे हैं कि मौसम भी बदल रहा है, आपने भी विंटर इन्जॉय कर रहे होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इस मौसम में जो पेशेंट्स का रश है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अलाइड हस्पताल 2 इस टाइम कितने पेशेंट्स को डील कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू मुझे बुलाने का। तो मैं ये बताऊंगा तकरीबन हमारे पास 3.5 से 4 हज़ार पेशेंट OPD में डेली आते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज के लिए। उनमें से हर शोबा ही है हमारे पास, जिसमें से आजकल के हवाले से जो सांस की बीमारियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं थोड़ी सी, ख़ास तौर पे बच्चे और बूढ़े ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। सही बिल्कुल इसी तरह से है। इस मौसम में वाकई बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ज़्यादा आप अलाइड हस्पताल 2 की इंपॉर्टेंस को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, फैसलाबाद अलाइड हस्पताल 2 से बात की जाए तो जैसे अक्सर औक़ात मैं जिक्र करता हूँ कि पंजाब मेडिकल कॉलेज जो कि अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, उसके मातहत इस वक्त 3 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। पहले में अलाइड 1 है, उसके बाद अलाइड 2 है और फिर आता है हमारा टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद।
ये 3 बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ पे स्पेशलिस्ट मौजूद है, यानी कि जितने भी माहिरीन अमराज हैं ये वहाँ पर मौजूद हैं और मरीज़ों को जो है वो इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इसके निस्बतन अगर आप महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के हॉस्पिटल देखें तो वहाँ पे उस किस्म के इलाज की सहूलियात मुयसर नहीं है, जैसे समनाबाद है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, हमारा खुड़ियाँ वाला है, समुंदरी है, जड़ा वाला है, तांदलियाँ वाला है, जुमरा है। तो यहाँ पे जितने भी THQ जिसके कोई 60 बेड का है, कोई 50 बेड का है, कोई 250 बेड का है, तो वहाँ पे उस किस्म के इलाज की सहूलियात नहीं है। अगर किसी को भी बेहतर इलाज की सहूलियात की फराहमी के हवाले से मरीज़ों को जो है वो रेफ़र किया जाता है अलाइड 1, अलाइड 2 या फिर हमारे टीचिंग अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में। तो इसलिए इन हॉस्पिटल में जो है वो मरीज़ों का रश बहुत ज़्यादा होता है। हम आज बात करें अलाइड हॉस्पिटल 2 कल से, अलाइड हॉस्पिटल 2 क्योंकि फैसलाबाद का एक पुराना और सबसे पहला, क्योंकि अलाइड 1 बाद में बना है और अलाइड 2 जो है वो अलाइड 1 से पहले का बना हुआ है। मेरे ख्याल में 1956 में बताते हैं कि ये अलाइड हॉस्पिटल 2 बना था और उस वक़्त जो बेड की तादाद थी वो और थी। अब जो है बेड की तादाद वो उसमें इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ वार्ड हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है फ़ाल हो रहे हैं और फ़ाल होने भी जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे बेड की तादाद भी जो है वो लेकिन ऐसा अक्सर आपने देखा है कि जो पेशेंट जो हैं वो शिकायत भी करते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर उस तरह से फैसिलिटेशन प्रोवाइड नहीं है, क्योंकि आप फील्ड में भी निकलते हैं, आप अस्पतालों का विजिट भी करते हैं, तो आप इस हवाले से किस तरह से देखते हैं? मैं भी, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएँ, अलाइड 1 चले जाएँ, अलाइड 2 चले, सरकारी किसी भी जगह चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको मरीज़ों का रश इतना नज़र आएगा। अगर उसके निस्बतन अगर आप अमले को देखें तो अमले की तादाद ना होने के बराबर है कि एक डॉक्टर है वो तकरीबन OPD में बैठा 300-350 मरीज़ चेक कर रहा है। अब वो 300-350 मरीज़ जो चेक कर रहा है, एक डॉक्टर बैठा हुआ है, वो 300-350 मरीज़ों को इस तरह से चेक नहीं कर सकता जिस तरह से उसे टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर वो मरीज़ों को ज़्यादा टाइम देगा तो पीछे जो एक लंबी लाइन लगी होती है मरीज़ों की, तो वो मुतासर होते हैं और उन्हें जो है मज़ीद इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसलिए वो मरीज़ से बात करते हैं, उसकी बीमारी सुनते हैं और ज़ाहिर बात है जिस तरह से इंसान अपनी फील्ड में काम करता है उसी तरह उसका एक्सपीरियंस में जो है वो इजाफा होता है। अब एक डॉक्टर बैठा है, वो अगर मरीज़ से 1 से 2 मिनट में बात करता है तो वो कुछ मरीज़ की गुफ्तगू सुन रहा होता है और कुछ उसकी जो जिसामत है या उसकी बीमारी है उसका भी उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा रहा होता है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो कुछ समझ रहा होता है, कुछ मरीज़ बोल रहा होता है, कुछ वो समझ रहा होता है अपने तजर्बे की बुनियाद पर। तो इसलिए मरीज़ों को जो वो ज़्यादातर टाइम नहीं दिया जा सकता क्योंकि अमले की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अब आप देखें गुज़िश्ता दिनों हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी सीटें हैं 18 ग्रेड 18, 19, 20 की APMO PMO की, इनकी सीटें जो ख़त्म कर दी गई हैं। अब इनकी सीटों पे जो नई तैनाती नहीं होगी, तो इस किस्म के जो है मसाइल बिल्कुल इसी तरह से है। रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर ज़फ़र साहब, अगर यहाँ पर हम पेशेंट्स की कंप्लेंट के हवाले से बात करें, आपने भी देखा होगा कि आपके पास भी मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि कभी MRI मशीन जो है हम देख रहे होते हैं कि ख़राब मिल रही है, कभी अल्ट्रासाउंड के हवाले से पेशेंट्स की शिकायत आ रही होती है। इस मसले को टैकल करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, असल में जैसे हम लाहौर के देखें तो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं और उनके साथ इतने ही बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। उन सारे हॉस्पिटलों में सारी जदीद सहूलियात हैं। फैसलाबाद में सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज है और 2 मेन उसके साथ हॉस्पिटल है और एक गुलामाबाद निस्बतन छोटा सेटअप है। तो उस हिसाब से वो सारी मशीनरी जगह जगह पे नहीं, सिर्फ इन्हीं 2 हॉस्पिटल पे फ्री ऑफ कास्ट या बहुत ही कम रेट्स पे अवेलेबल है और इन्हीं पे मरीज़ों का रश बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आम देखिए आप किसी भी डॉक्टर का कोई अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो वो दिन में ज़्यादा से 30 से 40-50 अल्ट्रासाउंड करते हैं। हमारे यहाँ पर मशीन 250 से 300 मरीज़ों का अल्ट्रासाउंड कर रही होती है, प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह CT स्कैन मैंने देखा है 40-50 हो जाए तो मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास एवरेज 100+ है और बाकी भी सारी मशीनरी इसी तरह है। तो थोड़ा सा जो टेस्टों का दबाव ज़्यादा होता है उस वजह से फिर उस हिसाब से मशीनरी को रेस्ट नहीं मिल सकता प्रॉपर और जल्दी वो ख़राबी की जानब भी जाती हैं और दे भी नहीं सकते किसी को लंबा टाइम, क्योंकि उसी पे तो मरीज़ की तशख़ीस है पे अगर CT स्कैन होना है उसी पे डॉक्टर ने इलाज तशख़ीस करके करना है तो किस तरह उसको लंबा टाइम दिया जा सकता है। तो जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट कहते हैं, उन पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है और उनकी कैपेसिटी से थोड़े से ज़्यादा टेस्ट हो रहे होते हैं
और कुछ जगहों पे पुरानी भी हो गई हैं। तो इसलिए मशीनरी है ख़राब तो होती है, कोशिश करते रहते हैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि ख़राब ना हो, जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक करवाया जाए, तो ये चलता रहता है सारा। बिल्कुल हमारी भी यही प्रायोरिटी है कि अलाइड हस्पताल 1 हो या अलाइड 2 हो, इसकी मशीनरी जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ताकि पेशेंट्स जो हैं वो बेचारे एक तो वैसे ही बीमारी की वजह से परेशान दिखाई देते हैं, और फिर अक्सर जब ये बात की जाती है कि मशीन ख़राब है तो उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर ज़फ़र साहब, हमने पेशेंट्स की तो मुश्किलात के हवाले से बात कर ली, अब अलाइड हस्पताल 2 में क्या क्या मसाइल हैं जो कि आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि पेशेंट्स को अक्सर यही लगता है कि शायद जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटी उस तरह से तैनात नहीं करें, क्योंकि पस मंज़र हम ये नहीं देख रहे होते कि शायद रिसोर्सेज की कमी है, अमला उस तरह से मौजूद नहीं है जितना होना चाहिए। आप लोगों के क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक सबसे बड़ा मसला है तो ये है कि तकरीबन 2018 के बाद आप देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत बहुत ऊपर चली गई, और सारी चीज़ें ख़ास तौर पे मेडिसिन मल्टीपल टाइम 7 to 10 टाइम्स उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। आपको भी शायद बाज़ार जाएं किसी मेडिसिन लेने का तो अंदाज़ा हो सकता है, उस हिसाब से हॉस्पिटल का बजट नहीं बढ़ा। वो वही है तकरीबन 2018 से है मेडिसिन के लिए ख़ास तौर पे, और बाकी सारी ज़रूरियात के लिए। तो वो बड़ी मुश्किल हो रही है उसी बजट में से सारी चीज़ें मुहैया करनी। गवर्नमेंट गाहे बगाहे बीच में सपोर्ट भी करती रहती है, लेकिन हमारे अपने रिसोर्स के हिसाब से अगर सब मरीज़ों को सारी चीज़ें फ्री देनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमारे पास 43 करोड़ रुपया 439 मिलियन है हमारे पास मेडिसिन के लिए, लेकिन जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोगों को फ्री मेडिसिन देने के लिए वो 1250 मिलियन है। तो ये तकरीबन 3 टाइम बनता है जो हमें अवेलेबल है। हाँ जी, जो हमें अवेलेबल उससे 3 टाइम बन रहा है। तो इसलिए फिर कुछ मुश्किलात होती रहती हैं, फिर ये एक बेसिक फैक्टर है। सेकेंडली अमले की कोई इतनी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, मैं ट्रूली स्पीकिंग डॉक्टर्स की कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। चार्ज नर्सेज की कमी थी, लेकिन चूँकि अब 2 क्लासेस में आ रही हैं हमारे पास स्टूडेंट्स BSN के लिए, और उनको भी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट अगर सही तरीके से हो रही है तो फिर अगर कहीं पर प्रॉब्लम भी आ रही है उसे बड़ी खुशलूबी से रिजॉल्व किया जा सकता है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से। किसी भी सोसाइटी में सेहत का शोबा फाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद अलाइड हस्पताल 2 में ना सिर्फ फैसलाबाद से लोग आ रहे होते हैं बल्कि मज़ाफ़ात से भी बहुत सारे लोग इलाज की गर्ज से आ रहे होते हैं। अक्सर औक़ात पेशेंट्स की तरफ से शिकायत भी आती हैं, लेकिन MS की जानिब से ये बात की जाती है कि तमाम तर फैसिलिटेशन को मेक श्योर किया जाता है कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी आसान बनाई जाए, और कोशिश ये की जाती है कि उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी सेहत पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना हो सके। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे मशीनरी ख़राब होने के हवाले से, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जिद्दत आ रही है, रिसोर्सेज जो हैं वो कमी एक साइड पे मौजूद है। जदीद टेक्नोलॉजी को किस तरह से देख रहे हैं? क्या हस्पताल अलाइड 2 में ये जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है? जी बिल्कुल। रिसेंटली 40 से 45 करोड़ रुपए की एक MRI मशीन ऐड हुई है पिछले PC1 में, और उसका जून 26 तक जो है ना इंशाल्लाह वो फंक्शनल हो जाएगी। सेंट्रल उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो वो सारे जो है ना इन प्रोसेस है। बाकी इस PC1 में हमने उनसे जो जदीद एक्सरे मशीन एक डिमांड की है, इसके अलावा कलर डॉपलर हमने मज़ीद मांगे हैं, अल्ट्रा, और हमने जो डायलिसिस की मशीनें हैं, उसके अलावा एनेस्थीसिया की जदीद मशीनें हैं वो मांगी हैं। बाकी गैस्ट्रोस्कोप है, यानी छोटी मशीनरी जो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, जैसे लेप्रोस्कोप है, वो ली हैं। इस साल पिछले साल हमने 2 अपने ही बजट से 2 लेटेस्ट एनेस्थीसिया की मशीनें भी ऐड की हैं। इस तरह मशीनें ऐड होती रहती हैं, बीच में रिप्लेसमेंट होती रहती है उनकी।
बिल्कुल इसी तरह से है क्योंकि शहर की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, अक्सर औक़ात एमरजेंसी केसेस जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। एमरजेंसीज़ में क्या क्या फैसिलिटेशन मौजूद है, किस तरह से एमरजेंसीज़ के प्रेशर को, पेशेंट्स को डील किया जाता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे पास लाइट 2 हॉस्पिटल में रोज़ाना तकरीबन 700 से 800 एमरजेंसीज़ आती हैं। ज़्यादा रश जो है वो मेडिकल एमरजेंसी में होता है, उसके बाद सर्जिकल एमरजेंसी है, पीड्स की एमरजेंसी है, फिर इसके अलावा गैनी हमारे पास लेबर रूम की बड़ी ज़ोरदार एमरजेंसी होती है। तकरीबन अराउंड 20 सर्जरीज डेली हो रही होती हैं, सी सेक्शन। बाकी टीचिंग हॉस्पिटल में यूजली मरीज़ रेफर्ड होते हैं जो कि बहुत सारी जगहों पे घूम चुके होते हैं, जिनको इलाज करार दिया जा चुका होता है। तो मेडिकल एमरजेंसी में हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर उस पर है, और वहाँ पे सीरियस मरीज़ काफ़ी आते हैं। तो इसके लिए इस वजह से एक्सपायरीज भी ज़्यादा हैं। तकरीबन अगर हम देखें तो अराउंड 30 का फिगर है डेली जो कि एक्सपायरी हमारे पास हो रही होती है, और मेन उन 30 में से अराउंड 25 मेडिकल वार्ड्स में या एमरजेंसी की होती है, मेडिकल एमरजेंसी की होती हैं। बाकी आर्थोपेडिक भी हमारे पास एमरजेंसी होती है, वो कोई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। सर्जरी भी दिन को बड़ी कंट्रोल्ड होती है, रात को रश बनता है। सही। तो हमारे पास एक बिल्डिंग थी लीवर सेंटर की, वो बिल्कुल सड़क के ऊपर थी। तो लीवर फाउंडेशन ट्रस्ट एक NGO से चला रही थी, वो उन्होंने अपना अलहदा सेटअप बना लिया है। तो वो बिल्कुल हमने सड़क के ऊपर ही एमरजेंसी इस्टेब्लिश कर ली है, लोगों का वहाँ पे एक्सेस बड़ी आराम से है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे भी आप बात कर रहे हैं कि पेशेंट जो हैं जितनी इस अस्पताल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यहाँ पर आ रहे होते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कैपेसिटी ज़्यादा है और वसाइल जो हैं उतने कम है, इस वजह से कहीं ना कहीं इलाज पे कम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, या इस चीज़ को किस तरह से बेहतर किया जा रहा है? इलाज पे कम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास मेडिकल एमरजेंसी के 34 बेड हैं, और उसके अगेंस्ट उस पे जो मरीज़ आते हैं वो 250 to 300 हैं। तो एक तो उस हिसाब से शायद मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पर पेशेंट को तवज्जो होनी चाहिए वो पॉसिबल नहीं होता उस रिसोर्सेज में, उस जगह पे। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि मरीज़ जल्दी भी छुट्टी देनी पड़ जाती है कि नए को कहाँ रखेंगे। तो पूरी तरह से डॉक्टर साहबान कहते रहते हैं, कुछ मेडिकल एमरजेंसी में हो या सर्जिकल एमरजेंसी में हो, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहते हैं। और इसके अलावा हमने एक एस्टेब्लिश किया था वार्ड कोरोना के दिनों में, तो वो भी हमने उसको बंद नहीं किया। फिर वो अगरचे इतनी बहुत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन वो उसको कंटिन्यू किया हुआ है। तकरीबन 70 से 80 मरीज़ वहाँ भी रखे जाते हैं। तो लोगों पे है, ठीक भी हो के जाते हैं लोग, लेकिन जो मरीज़ के आते हैं वो इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं कि वो उस हिसाब से सारे तो ठीक नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती है। ज़्यादा एमरजेंसी केसेस के हवाले से बात करें, आपने एमरजेंसी एलाइड अस्पताल 2 का विज़िट भी किया होगा, वहाँ पर आप सहूलियात को किस तरह से देखिए मैं भी पहले हम खदोखाल के हवाले से एलाइड 2 के उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने एमरजेंसी के हवाले से बात की है। तो पहले ऐसे था कि एमरजेंसी थी, देखिए एमरजेंसी का मकसद है पेशेंट सीरियस है, उसके लिए एक एक सेकंड कीमती होता है, कि अगर वो जितने सेकंड लेट होगा उतनी उसकी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरात से दो चार होती जाएगी और उसकी ज़िंदगी को ख़तरा बढ़ता रहेगा। पहले ऐसे होता था कि मेन गेट से पेशेंट अंदर इंटर होता था, मेन गेट से इंटर होते के साथ ही वहाँ पे पार्किंग वाले बैठे हुए हैं, वो आपसे टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद आप एमरजेंसी तक पहुँचते हैं, आपको कोई 2 से 3 मिनट 5 मिनट आपको वहाँ पे लग जाते हैं एमरजेंसी तक पहुँचने तक। वहाँ पे आप गए हैं, एम्बुलेंस जाके रुकी है, या आप अपनी गाड़ी पे गए हैं, आपने वहाँ पे व्हील चेयर तलाश की है, या आपने वहाँ पे स्ट्रेचर तलाश किया है, उसके बाद आप एमरजेंसी वार्ड तक गए हैं, चार्ट बनाया, मरीज़ की ट्रीटमेंट शुरू हो गई, उस पर थोड़ा टाइम लगता था। अब एक अच्छा इकदाम जो मैं समझता हूँ लाइट्स पाल 2 इंसाफ में एक जाने से उठाया गया है कि वो पिछली एमरजेंसी ख़त्म करके जो है वो नई एमरजेंसी मुतारफ़ करवा दी गई है, जहाँ पे कभी लीवर सेंटर हुआ करता था और जिगर के अमराज में मुब्तला मरीज़ जो थे वो उस सेंटर से अपना इलाज करवाते थे। अब मरीजों के लिए एमरजेंसी जो मेन रोड के ऊपर हो गई है कि 1 से 2 सेकंड में आप जो एमरजेंसी वार्ड है वहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाते हैं। वहाँ पे फिर आगे अमला मौजूद है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास
रोज़ाना की बुनियाद पे मेडिकल के हवाले से बात की जाए तो इसके पेशेंट ज़्यादा है, यानी कि मेडिसिन के पेशेंट ज़्यादा हैं, जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छाती इन्फेक्शन, तो इस किस्म के अमराज में मुब्तला मरीज़ आते हैं और उन्हें वहाँ पे इलाज की सहूलियात जो हैं वो मुयसर होती हैं। पिछले दिनों हम भी अक्सर औक़ात वहाँ पे विज़िट करते रहते हैं और फुटेज वगैरह बनाते हैं। तो मरीज़ों का रश, अगर मैं बात करूँ तो गायनी से बात करूँ तो हमने गायनी के बेड पे, एक बेड पे हमने 3-3 ख़वातीन को भी देखा है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा और ज़ोरदार इनके तकरीबन 20 से 30 रोज़ाना की बुनियाद पे सी सेक्शन हो रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरियाँ जो वो उससे अलहदा हो रही हैं। देखें, मैं अक्सर औक़ात एक बात करता रहता हूँ, बल्कि अपने मरीज़ों से बात करता हूँ, जब मरीज़ जाता है और उसे इमरजेंसी वार्ड में बेड नहीं मिलता तो वो फ़र्द से पहले फ़ोन करता है कि यार हमें यहाँ पे बेड मुयसर नहीं है, मेरा पेशेंट जो है स्ट्रेचर पे है या व्हील चेयर पे है, उसे जो है वो आप कोई बेड अरेंज कर दें। तो मैं उसे फिर एक ही बात कहता हूँ, यार या तो हम किसी मरीज़ को उस बेड से उतार के आपको लौटा देते हैं, इंसान यही कर सकती है ना। तो मगर जो मरीज़ पहले से लेटा हुआ है तो उसे वहीं पे लेटा रहने दे, जब वो डिस्चार्ज होगा तो आप उसकी जगह पे आपको डाल दिया जाएगा। अब होता इस तरह है कि देखें, अब जब भी कोई मरीज़ आता है डॉक्टर इनकार नहीं करता कि हमारे पास बेड नहीं है, हम आपको दाखिल नहीं कर सकते। जो वहाँ पे सहूलियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ों को व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती है वो तो शुरू हो जाती है ना। जब बेड खाली होगा तो मरीज़ों को जो है बेड पे भी मुंतकिल किया जाता है, मरीज़ों के लिए होते हैं ना। तो बिल्डिंग की अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन जगह वसी हम होनी चाहिए। बात करें, अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो एक बड़ा शहर है। हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और वहाँ पर सरकारी हस्पतालों में इस तरह की सहूलियातों तो अब जैसे बजट के हवाले से हमने बात की, साल 2025 और 26 के ADP के हवाले से कहा यह जा रहा था कि सबसे बेहतरीन बजट दिया गया है, फैसलाबाद में डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन हस्पतालों की डेवलपमेंट का क्या है? देखें, अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हमें जो 1200 से ज़ायद मिलियन का जो फंड है वो तकरीबन दरकार है, तकरीबन ये कोई 1 अरब से ज़ायद का इन्हें फ़ंड दरकार है सिर्फ और सिर्फ अद्वियात के हवाले से, मगर सरकार जो दे रही है वो दे रही है तकरीबन 43 करोड़ के करीब। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ 43 करोड़ और कहाँ जो है वो 1 अरब से ज़ायद का फ़ंड सिर्फ और सिर्फ अद्वियात की मद में इन्हें दरकार है। जब वो उस मेयार पर पूरा नहीं उतरते तो फिर जो वसाइल जो हैं वो मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं और इससे जो है परेशानियां बढ़ती हैं। अब आप देखें, एक अच्छा और खुशआइंद अमल चलो ये हुआ है जो हम देख रहे हैं कि पहले ऐसे होता था कि डॉक्टर जो थे OPD में अगर आप चेकअप के लिए जाते हैं, हालांकि हम पहले दिन से ये कहते हैं कि देखें, जब मोहसिन नकवी साहब थे वज़ीर आला पंजाब केयर टेकर के तौर पर, तो उन्होंने अलाइड 1 में 114 अद्वियात मुतारफ़ करवाई थी, मुझे आज भी याद है। अभी भी आप अगर अलाइड 1 में चले जाएँ तो आपको वहाँ पर जो इश्तिहार चल रहा है पब्लिसिटी के वाले से वो 96 के करीब अद्वियात का चल रहा है कि ये हमारे पास 96 के करीब अद्वियात मौजूद है। मगर जब मरीज़ OPD में जाता है तो वहाँ पे जो फार्मेसी में अद्वियात मिलती हैं वो मरीज़ को तकरीबन 34 से 35 इकसाम के अद्वियात OPD में की जो फार्मेसी है वहाँ पे मौजूद है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 34 से 35 इकसाम के अद्वियात, इसमें तकरीबन तमाम अमराज की ही अद्वियात आ जाती हैं, तमाम एंटीबायोटिक और दीगर जो अद्वियात हैं। अब डॉक्टरों का ये कंसेप्ट होता है कि जो ये सरकार की मेडिसन है ये इतनी असरअंदाज नहीं होती और इसलिए जो है वो इसकी निस्बत अगर फ़लानी क्वालिटी के अद्वियात या फ़लानी कंपनी की मेडिसिन ली जाए तो वो ज़्यादा असरअंदाज होगी। तो डॉक्टरों की जानब से जो अद्वियात थी वो बाहर फार्मेसी से जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर हैं उनके लिख के दी जाती थी, मगर अब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो चुका है। अब डॉक्टर बाहर की मेडिसिन नहीं लिख के देते, जो मेडिसिन अंदर की मौजूद हैं मरीज़ों को वही लिख के दी जाती है ताकि मरीज़ों को जो है वो आसानी से अंदर से ही मुफ्त अद्वियात जो है मुयसर हों। इसके ऊपर इंसामिया भी ज़ाहिर बात है विज़िट कर रही होती है, देख रही होती है कि डॉक्टर कहीं कोई बाहर की मेडिसिन तो नहीं लिख के दे रहे। अब इसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हुआ है। इसके साथ आप देखें पिछले दिनों बाकायदा तौर पर ऐलान कराए गए अलाइड फॉर 2 इंसामिया की जानब से। मैं वैसे वहाँ पे किसी खबर के लिए गया तो स्पीकर के ज़रिए ऐलान हो रहे थे कि मेडिकल रैप्स का यहाँ पर दाखिला मना है। अगर कोई यहाँ पर हमें मौजूद पाया गया तो उसे हवाला पुलिस किया जाएगा। अगर इसके साथ डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ का हमला उन्हें सपोर्ट करते हैं और उन्हें बुलाते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो लेकिन समटाइम मज़ेदार ऐसे होता है कि अद्वियात की कमी होती है और पेशेंट के लिए वो अद्वियात बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन डॉक्टर बेचारा जो है वो अद्वियात नहीं लिख कर दे सकता। देखिए, उसके लिए मैं ख्याल में मैं समझता हूँ कि LP का एक बजट हुकूमत की जानिब से मुख्तस किया होता है कि ऐसी अद्वियात जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब पिछले दिनों मेरा एक पेशेंट था ICU वार्ड में। देखें, ये एमरजेंसी और ICU वार्ड एक ऐसे होते हैं कि वहाँ पे अद्वियात की फरहमी और मौजूदगी जो है वो ज़रूरी होती है।
मगर फिर इंतजामिया को ये खदशा रहता है कि जो ये हमारे मेडिकल से मुंसलिक शोबा है वहाँ पे अमला जो है ये मेडिसिन चोरी कर लेते हैं। मौजूदा सिचुएशन अद्वियात की किस तरह से है जी, इस पर भी फर्दर बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं लाइट अस्पताल 2 के हवाले से। डॉक्टर ज़फ़र साहब, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं। रोज़ाना की तादाद में मरीज़ों के रश के हवाले से हमने बात की, काफ़ी पेशेंट जो हैं लाइट अस्पताल में आते हैं, लेकिन अक्सर हम ये कंप्लेंट्स भी नज़र आती हैं, सोशल मीडिया पर ख़बरें भी गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं कि अद्वियात की कमी है। इस इशू को टैकल करने के लिए क्या प्लानिंग्स, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? जी, इस सिलसिले में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने बहुत ही ऐसा कदम उठाया है। तमाम पंजाब के हॉस्पिटलों से उनकी जो रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की बजट के हवाले से वो उन्होंने ले ली है, और पिछले दिनों मीटिंग भी लास्ट वीक हो चुकी है। तो डिपार्टमेंट ये प्लान कर रहा है कि वो खुद ही अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में जो हॉस्पिटल डिमांड कर रहा है जस्टिफाइड, वो ख़रीद के तमाम हॉस्पिटलों को अवेलेबल करवाए, ताकि ये शिकायत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए कि जी बजट कम है या दवाई पूरी नहीं मिल रही। तो इस सिलसिले में प्लानिंग शुरू हो गई है, मीटिंग्स 1-2 हो चुकी हैं इंशाल्लाह। पहले हर हॉस्पिटल अपनी बजट दे दिया जाता था और वो मेडिसिन खुद ही ख़रीद रहा होता था। कुछ कीमतों की भी इसमें फ़र्क पड़ जाता है जी, लाहौर में और कीमत है और कहीं और। बिल्कुल, अब जो है वो थोड़ा अद्वियात की ख़रीद का तरीक़ाकार चेंज किया गया है, तो आप क्या देखते हैं कि इससे बेहतरी आएगी? जी, इससे 1-1.5-2 साल पहले भी सेंट्रल परचेज़ हुई थी। हमें आउटडोर की बहुत ज़्यादा मेडिसिन, जो जैसे अज़ादार ने कहा था, डिपार्टमेंट दे रहा था, तो वो उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। पूरे पंजाब में यूनिफॉर्म अच्छी क्वांटिटी में दवाई जा रही थी। फिर जब हॉस्पिटलों ने परचेज़ शुरू की तो वो बजट थोड़ा कम हो गया। अब जब ये सेंट्रल परचेज़ होगी, लाहौर से ही परचेज़ होंगी, और वो जब बल्क परचेज़ करनी ज़्यादा तो कीमत भी कम पड़ेगी। तो वो जब मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह इस साल में वो कमी ऐसा सच हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी जो पिछले साल रही है कुछ बजट के हवाले से। यहाँ पर डॉक्टर ज़फ़र साहब, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी पेशेंट है, आपके पास एक अद्वियात मौजूद नहीं है, दवा मौजूद नहीं है, और आप बाहर से भी नहीं लिख कर दे सकते, तो ऐसे में क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है? या वो पेशेंट बेचारा ये परेशान होता है कि मैं अस्पताल चला तो जाऊँ, लेकिन वहाँ पर अद्वियात की कमी होगी या रिसोर्सेज नहीं होंगे, डॉक्टर मुझे बाहर से कोई अद्वियात नहीं लिख कर देगा, तो मेरा तो विज़िट जो है वो रायगा जाएगा। अच्छा, इस बात को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, ऐसे है नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोफेसर साहबान को बिठा के हर साल उसको रिवाइज़ करते एसेंशियल ड्रग लिस्ट देते हैं कि ये ड्रग जो है ना आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, उसमें ये हो जाता है कि उस ग्रुप में से 1-2 दवाई हर हॉस्पिटल मंगवा लेता है। अब एक मेडिसिन है, मुख्तलिफ नामों से बाज़ार में अवेलेबल होती है, लेकिन एक आध नाम से हमारे पास भी होती है। तो बहुत सारी दवाइयाँ तो इस तरह से हम अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास इस वक्त 3 से 4 मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो उन्हीं में से कोशिश करते हैं कि मिल जाए। बाकी जो फिर भी जैसे कुछ मरीज़ ऐसे आ जाते हैं जो कि उस हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते, आईसीयू में आ जाते हैं, एमरजेंसी में आ जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एलपी होती है, वो काफ़ी बजट का जो है ना 25% होती है, तकरीबन मेरे हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपया बनता है। तो फिर जो कमी आ जाती है फ़ौरन हम एलपी से मंगवा लेते हैं, आईसीयू हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, तो कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जो नहीं है वहीं से पूरी कर दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत पंजाब जो है बड़ा क्लियर विजन है कि अस्पतालों में फैसिलिटेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, और आप भी बड़ी खुशलूबी से ये फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि अलाइड अस्पताल में 2 अस्पताल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस टाइम वर्किंग में हैं, और कौन कौन से न्यू डिपार्टमेंट्स इसमें ऐड करने का डिसीजन लिया जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा शहर है, यहाँ पर हमने देखा होगा कि अगर किसी ने कैंसर के इलाज के लिए जाना होता है तो उसे लाहौर जाना पड़ता है, या कोई भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी डॉक्टर्स यहाँ पर उस तरह से मौजूद नहीं है, तो हम लोगों को अक्सर औकात लाहौर का रुख करना पड़ता है, हालांकि फैसलाबाद भी एक बड़ा शहर है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बेसिकली अलाइड 1 और अलाइड 2 जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ही इनका इंतज़ाम देखती है। कुछ शोबे ऐसे थे कि अलाइड 1 में थे, कुछ अलाइड 2 में ही थे,
लेकिन जो हमारे वाइस चांसलर हैं डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब, उन्होंने उनकी विजन से अब तकरीबन दोनों हॉस्पिटलों में सारे शोबे ही स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पास न्यूरो सर्जरी नहीं था, न्यूरो सर्जरी आउटडोर शुरू हो गया है, वार्ड भी हमने बना लिया हुआ है, उसको भी इंशाल्लाह जल्द शुरू करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी पहले एक ही यूनिट था अलाइड में, उसको भी 2 यूनिट बना दिए हैं। उसके लिए एक एसोसिएट और एक असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे पास पहुंच चुका है और उन्हें अपना आउटडोर शुरू कर दिया है, सर्जरी भी शुरू कर देंगे। इसके अलावा मैक्सिलोफेशियल का हमने एक छोटा सा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी हमारे पास नहीं है और पीड सर्जरी नहीं है, बाकी तकरीबन हर चीज़ हमारे पास है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फॉल किए जा रहे हैं जितने इस शहर की ज़रूरत है। अज़ादार, आप वार्ड्स की सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? आपने वार्ड्स का विज़िट भी किया होगा, वहाँ पर सफाई सुथराई या दीगर इंतजामात को किस तरह से देखा जाता है? देखिए, जब से ये रिवैम्पिंग हुई है, रिवैम्पिंग के बाद ये जो हॉस्पिटल का नक्शा है, ये आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह जो है नज़र आते हैं। आप अगर जाएँ तो आपको वहाँ पे बेहतरीन एक माहौल नज़र आता है, क्योंकि अभी नए नए रिवैम्प हुए हैं और इसके साथ साथ उसी तरह उनकी निगहदाश्त भी की जा रही है। जैसे अभी जो हमारा अलाइड 2 में वार्ड था अमराज बचकान के हवाले से, तो वो सरकार की जानिब से जो था वो रिवैम्प नहीं करवाया गया, मगर ज़िला इंतज़ामिया ने जब यहाँ पे विज़िट किया और अलाइड पार्ट 2 इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पे गुजारिश की गई, तो मुखय्यर हज़रात के तावन से एक मुकम्मल एक वार्ड जो है वो उसकी रिवैम्पिंग करवाई गई है बच्चों के वार्ड के हवाले से। देखिए, वहाँ पे एक बच्चा अगर इलाज के लिए आया तो वहाँ पे अगर छतें गिरने वाली हैं या जगह जगह थूक पड़े हुए हैं या जगह जगह ब्लड के हवाले से निशान है, तो एक मरीज़ या वहाँ पे मौजूद तीमारदार जो है वो खौफ के साए में मुब्तला होता है। अगर वहाँ पे उसे एक अच्छा माहौल मिलेगा, उसे एक अच्छी वहाँ पे देखने को जगह मिलेगी, तो ज़ाहिर बात है वो बेहतर तरीके से अपना इलाज भी करवा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये रिवैम्पिंग के हवाले से हर 5 साल 10 साल के बाद कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। अब देखें, जैसे अलाइड 2 था 1956 में बना था, जब का ये बना हुआ था मुझे याद पड़ता है कि पिछले दिनों बारिश हुई थी, जब ये रिवैम्पिंग नहीं हुई थी, गालिबन अली वार्ड था या तारक वार्ड था, तो मैं वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने 1-2 कमरे बाकायदा तौर पे बंद कर दिए थे, उन्हें कंडम करार दे दिया था कि ये छतें या ये दीवारें किसी वक्त ज़मीन बोस हो सकती हैं, तो इसलिए उन्हें बाकायदा तौर पे बंद कर दिया जाए, इन्हें कोई इस्तेमाल भी ना करें। अब देखिए, 1956 में ये हॉस्पिटल बना और गालिबन 2023-24 में ये रिवैम्पिंग का काम हुआ, तो आप कह सकती हैं कि तकरीबन कोई 65-66 साल किसी ने इसकी रिवैम्पिंग के हवाले से या इनकी मेंटेनेंस के हवाले से जिस तरह से तवज्जो देनी चाहिए थी उस तरह से तवज्जो नहीं दी। हम अपने अगर घरों को देखें, 4-5 साल के बाद हम उन्हें पेंट भी करवा लेते हैं, और अगर कहीं से कोई डैमेज हो रहा हो तो हम उसे जो है थोड़ा बहुत प्लस्तर भी करवा लेते हैं, ताकि ये जो डैमेज हो रहा है या जो दरार पड़ी है ये आगे मज़ीद ना फैले। तो इसी तरह एक हॉस्पिटल बनाया, उसे 60 से 65 साल हो गए हैं, उसके ऊपर दोबारा तवज्जो नहीं दी जा सकी। तो इस तरह के जो मैं समझता हूँ कि 10 साल के बाद 15 साल के बाद इनकी मेंटेनेंस का काम होता रहना चाहिए, ताकि जो मरीज़ आ रहे हैं खाली इलाज ही नहीं है, वहाँ पे अगर इलाज के लिए आया पता चले कि छत गिर गई है जी, जो इलाज के लिए वहाँ पे आया वोल्ट अपनी जान से हाथ धो बैठा है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे तादाद भी हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे शहरी विज़िट करते हैं, और महाना की तादाद में वहाँ पे लाखों शहरी वहाँ पे आते हैं, तो उनकी जानें जो हैं वो भी बचाने ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि माहौल भी जो है वो एक बेहतर होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपको बेहतर माहौल मिलेगा तो ही आप वहाँ पे अपग्रेडेशन का मामला ऐसा होना चाहिए, ये तो इतने सालों पे मुहित होना ही नहीं चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि आप वक्तन फ़वक्तन देखें कि क्या ज़रूरियात है, क्या तरजीहात हैं। लेकिन अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये अस्पताल उस तरह से निगलेक्ट ना हो। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। लाइट अस्पताल 2 के हवाले से, वार्ड्स की सिचुएशन के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे। डॉक्टर ज़फ़र साहब, पीडियाट्रिक वार्ड्स को आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं? मौजूदा सिचुएशन किस तरह से? जी, इस सिलसिले में मैं शुक्रगुज़ार हूँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जनाब नदीम नासर साहब का, कि उन्होंने खुसूसी तौर पे काविश की और हमारा जो पीड्स वार्ड है तकरीबन 90 बेड पे है ये मुश्तमिल, उस तमाम को उन्होंने मुखय्यर हजरात ये सितारा ग्रुप के तावन से करवाया है। उनका नाम भी उनकी मर्ज़ी से मुस्तफ़ा पीडियाट्रिक वार्ड हमने रखा है। तो मुकम्मल हो चुका है, सारी रिवैम्पिंग हो गई है।
तो बेड्स उन्होंने कहा था कि जो है ना वो आप किसी और मुखैर से लें, तो वो भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस सिलसिले में हमारी बड़ी मदद की। कुछ सेठ इफ्तिखार साहब ने दिए हैं 35 बेड, सही। और बाकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो हैं वो भरेरा साहब से मेरी 2-3 दफ़ा मीटिंग हुई, उन्होंने भी तमाम रकम दे दी है। तो इंशाल्लाह विद इन ए वीक वो बेड्स भी हमें मिल जाएंगे, और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इन 7 to 10 डेज़ ये वार्ड जो है ना उसी अपनी पुरानी जगह पे शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमने उसे एक अल्टरनेट जगह पे शिफ्ट कर रखा है और पूरी तरह फंक्शनल है। हमारे पास सारी ही फैसिलिटीज़ हैं, बीड्स वेंटिलेटर हैं हमारे पास 7 से 8, और बेशुमार हमारे पास नर्सरी के लिए और इनक्यूबेटर हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। जो पहले हमारे पास वार्ड था उसको कई दफ़ा सोचा रिवैम्प कराने का, लेकिन उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हर बेड पे 3-3, 4-4 बच्चे होते थे और कुछ फंड्स के भी मसाइल थे, तो हम उसे करवा नहीं पा रहे थे। फिर जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे उस पर शफकत की, तो हमने उसे अल्टरनेट जगह जो कि पहले हमने बताया जिसमें हम न्यूरो सर्जरी और डेंटल सर्जरी बना रहे थे, तो उसको टेम्परेरीली हमने पीड्स बना दिया और मुकम्मल फ़ाल हो चुका है। उसमें बड़ी मेहनत के साथ जो है हमारे मुखैर उन्होंने नए सारे एसी लगाए हैं, खूबसूरत पेंटिंग्स लगी, बच्चों के हिसाब से बहुत प्यारा है। और ये इस शहर की खूबसूरती है। हम हमेशा बात करते हैं कि इस शहर के जो लोग हैं ना वो इस शहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब जैसे मुखैर हजरात का बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने एटलीस्ट इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया और हमेशा से सर फहरिस्त रहते हैं कि जब भी किसी शहर में किसी भी चीज़ को हेल्प आउट करना हो। इसके साथ साथ डॉक्टर ज़फ़र साहब ये भी बताइएगा कि अगर हम अलाइड हस्पताल 2 की बेहतरी के हवाले से बात करें, जाहिर सी बात है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। फ़ीडबैक अप्रोच जब आ रही होती है तो इंसान एक विजन के तहत सोच रहा होता है। फ़र्दर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जी मुस्तकबिल में एक तो मैं तमाम लोग जो इलाज के लिए आते हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब जब कि सारी मेडिसिन ही गवर्नमेंट दे रही है और लेबॉर्ट्री के लिए हम किसी टेस्ट को भी बाहर से नहीं करवाते, तो मरीज़ के साथ अटेंडेंट कम से कम लाएं। अब ऐसे होता है कि मरीज़ एक होता है और अटेंडेंट उसके साथ 10 से 12 और वो गैलरियों में जगह जगह बिस्तर डाल पे बैठे रहते हैं और फिर वो ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मैं भी इसी सवाल पे आने वाली थी, मैंने आपसे बात करना था बॉडी कैमरे शुरू किए। बिल्कुल, मैं ये बात कर रही थी कि जैसे बिहेवियर के हवाले से मैंने ब्रेक के दौरान भी आपसे बात की कि पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं वो ये अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि रवैया जो है वो नारवा है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट आए होते हैं अटेंडेंट्स, तो इस वजह से ये सिचुएशन देखने को मिल रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह ही ये है कि अब आप अज़ादार साहब अक्सर जाते रहते हैं कि गैलरियाँ और जगह जगह अटेंडेंट से भरी पड़ी हैं, तो वो खाम खा से बाहर बैठे हुए और उन सब की ये ख्वाहिश होती है कि अब मरीज़ के पास जाएं। अब मरीज़ के पास तो एक से ज़्यादा अटेंडेंट वैसे पॉसिबल नहीं होता। अब वहीं अगर ज़्यादा अटेंडेंट हो गए तो डॉक्टर ने भी जाना है, हमारी चार्ज नर्स ने भी जाना है, तो फिर तमाम लोग जो बाहर बैठे होते हैं ना वो चाहते हैं कि बाई हुक एंड क्रोक किसी तरह से ना हम अंदर चले जाएँ। अब अगर वो गेट कीपर रोकेगा तो उनकी कोशिश होगी कि इनको ज़बरदस्ती को दे दिला के चाय पानी अंदर चली जाए, जितनी हम बहुत सख्ती करते हैं उनको, लेकिन लोग भी ज़बरदस्ती करके उनको कुछ ना कुछ दे के उनकी कोशिश होती है कि अंदर जाएं। अंदर जाएंगे तो डॉक्टर नाराज़ होगा, भाई ये आप क्यों इतने एक्स्ट्रा लोग भेजे जा रहे हैं। तो एक मेरी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से है कि वो इतने ज़्यादा तादाद में ना आएँ तो बारी बारी आएँ और बिला वजह अंदर जाने की ज़िद ना करें और किसी तरह से भी किसी अमले को फेवर देने की कोशिश ना करें। उनका कोई हक नहीं है कि वो कोई आप उनको दें। अब इलाज तो डॉक्टर कर रहा है। अब तो सिफारिशी कल्चर मेरे ख्याल से कम हो गया है। डॉक्टर साहब बॉडी कैमरों के वाले से मैसेज हैं कि जब के लगे हैं कितना फ़ायदा हुआ बॉडी कैमरे का, और जब से ये सरकार ने पाबंदी आयद की है मोबाइल यूज़ करने के हवाले इसके बारे से बताएं कितना फ़र्क पड़ा जी? सबसे पहले तो जो बॉडी कैमरे जो बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट हुए उनके इफेक्ट्स आने शुरू होंगे। हमने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको कैमरा हमने दिया है, उसका हम सेंट्रल रूम भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिस पे उनकी सारी एक्टिविटी मॉनिटर होगी।
तो इससे डेफिनेटली अब एक हम आधे काम, आज से ज़्यादा काम तो खौफ की वजह से कर रहे होते हैं। अल्लाह से ज़्यादा हमें दुनिया का खौफ होता है कि कोई देख लेगा, पकड़ लेगा, सज़ा मिलेगी। अब तो कैमरे का ज़्यादा डर हाँ हो जी, गया कि तो कोई वीडियो जो है वो वायरल हो गई तो इस पे जी, सख्त एक्शन लिया तो अब जाएगा। इसका ये है कि पॉजिटिव होगा। और सेकेंडली गवर्नमेंट जो है ना वो खुद भी, जो जितने भी मरीज़ आते हैं ना, अब उनका फ़ोन नंबर साथ लिखा जाता है, बिल्कुल, तो ये बड़ा उनको, अच्छे इकदाम है और इस तरह के होने चाहिए जहाँ पर मॉनिटरिंग की जाए ताकि पेशेंट जो है उनकी कंप्लेंट्स भी देखी जाए और कहाँ पर अमले की अगर गलती है तो उस पर क्लियर स्टैंड रखा जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, आप प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया ज़ज़ार हुसैन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। वक्त हुआ जी एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। हर शहर की एक कहानी होती है और फैसलाबाद की जो शहर है इसकी पहचान जो है इसके लोग हैं, इनकी शख्सियत है। और फैसलाबाद के हवाले से हम बात करें तो फैसलाबाद का एक मकबूल तरीन प्रोग्राम आज 41 के साथ 225 एपिसोड जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत सारे पर्सनैलिटीज़, बहुत सारी शख्सियात ऐसी होंगी जिन्हें हम टीवी पर तो देखते होते हैं, लेकिन उनके अनएक्सपेक्टेड पहलुओं को हमने देखा आज 41 के साथ। हमने देखा कि एक शख्सियत उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव पे वो किस तरह से डील कर रहा होता है। और इस प्रोग्राम को इस बड़ी खूबसूरती से लेकर चलने वाले जनाब ज़फ़र डोगर साहब, जो कि हमारे मेंटोर भी हैं, हमारे सिटी 41 की पहचान भी हैं, बल्कि सिटी 41 को एक नई डायरेक्शन दी है, इस प्रोग्राम को एक नई पहचान दी है। तो उनसे जानेंगे कि ये सफ़र कैसा रहा। 225 एपिसोड जिस कामयाबी के साथ, जिस शानदार तरीके के साथ आप लोगों ने देखे, मैंने देखे, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। तो आइए खुशामदीद कहते हैं जनाब ज़फ़र डोगर साहब को, ब्यूरो चीफ सिटी 41 और आज 41 के खूबसूरत सफ़र के होस्ट। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया महविश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो 225 एपिसोड्स के हवाले से। हमने देखा कि मैं अगर इस प्रोग्राम को देखूं, हर एपिसोड में हमें एक वर्सटैलिटी देखने को मिलती है, एक नई कहानी, एक जिद्दत, एक पहचान। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप 41 प्रोग्राम देख रहे हैं आज 41 के साथ आपको लगा हो कि नहीं ये बोरिंग है, या हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिला। आपके लिए ये सफ़र कैसा रहा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अवाम ने पजीराई बख्शी और कबूलियत आमा इसे नसीब हुई। मुझे 3 दहाइयाँ हो गई हैं जर्नलिज़म में। मैंने मुल्तान से एमए मैस कम्युनिकेशन किया था, फिर इस्लामाबाद में और लाहौर में और फैसलाबाद में जर्नलिज़म करते 30 साल हो गए। जो शनाख्त, जो पहचान सिटी 41 ने दी वो मावलस है। अखबारात में बहुत अरसा गुजारा तो वो नाम तो था, बाय फेस रिकग्निशन जो थी वो इस प्रोग्राम ने दी। सिटी 41 की बदौलत और इस प्रोग्राम की बदौलत आज 41 के साथ मतलब हम एक कवर करने गए झांग में, एक ज़िमनी इलेक्शन था, तो वहाँ लोग कोई मेरे ख्याल 50-60 लोग मुख्तलिफ़ औक़ात में मेरे साथ सेल्फियाँ बना रहे थे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मतलब इतना पॉपुलर है, इतना हमें लोग जानते हैं। वाकई पहले अंदाज़ा नहीं था। तो इतनी मोहब्बत मिली, इतनी पजीराई मिली और बहुत शुक्रिया सिटी 41 का, बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब का और इस अदारे का जिसने हमें बाय फेस रिकग्निशन दी। एक पॉपुलर प्रोग्राम जिसे अवाम ने बहुत पसंद किया, उसकी बुनियाद रखी। आज 225 इसके एपिसोड हो चुके हैं और आज भी मैं जिस ड्रेस में हूँ ये मैं आज इस प्रोग्राम के बाद रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ। जनाब ज़फ़र डोगर साहब, आप तो फैसलाबाद की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो सामने लेकर आते हैं। आज मैं आपकी पर्सनालिटी के हवाले से बात करूँगी, आज मैं आपकी शख्सियत के हवाले से बात करूँगी। आप ये बताएं कि आप पैदा कहाँ पर हुए, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव किस तरह से देखे। जिस दौर में आपने जर्नलिज़म का आगाज़ किया उस दौर में जर्नलिज़म को बड़ा टफ़ फील्ड समझा जाता था, जिसमें अपना नाम बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। जी, मैंने 95 में मैस कम्युनिकेशन किया था, एमए मैस कम्युनिकेशन मुल्तान, BZ यूनिवर्सिटी मुल्तान से। और पैदा मैं फैसलाबाद में ही हुआ, मलकपुर में, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे। और
बस एक शौक़ था। एक सवाल आपका ये हो सकता है कि जी किस तरह से इस शोबे में आने का शौक़ हुआ। बिल्कुल। तो मुझे उस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ अपील करती थी, अट्रैक्ट करती थी, ये इंटरव्यू करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मैं उस वक्त सिर्फ पीटीवी होता था, बचपन में हमने देखा तो वो एक कोई एयरपोर्ट था, कोई फॉरेन डेलीगेशन था या कोई प्रेसिडेंट था किसी मुल्क का, तो हमारे पीटीवी का कोई एंकर उनको इंटरव्यू कर रहा था, उनके आगे लोगो किया हुआ था। तो मुझे बड़ा कहीं लाशऊर में शायद वो चीज़ बैठ गई, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो सीन। तो मुझे भी था कि मैंने बड़े होके ये करना है। तो बहरहाल इधर उधर से होते हुए मेरी सारी की सारी लाइफ जर्नलिज़म की है। 30 साल मैंने कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा ओढ़ना बिछौना जर्नलिज़म है। मेरा कोई साइड बिज़नेस नहीं है, यही कमाई का ज़रिया भी है, यही सब कुछ है, यही प्रोफेशन है, यही पैशन है, और इसी में मैं एंजॉय करता हूँ और ख्वाहिश है कि इसी में काम करते हुए। जनाब ज़फ़र डोगर साहब, आपको जब लोग टीवी पे देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको अपना रोल मॉडल समझ रहे होते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो जनाब ज़फ़र डोगर साहब ने खुद किससे सीखा या किन्हें अपना रोल मॉडल तस्वुर करते हैं? देखिए, मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मुझे स्टार्ट में ही कुछ अच्छे और मंजे हुए सहाफ़ी जो अपराइट लोग हैं उनका साथ मिल गया। बाद में वो साथ जो था वो दोस्ती में बदल गया, और बाज़ के साथ तो फैमिली टर्म्स हुए, घर के फ़र्द की हैसियत मिल गई। सबसे पहले तो मैं हामिद मीर साहब का नाम लूँगा कि वो मेरे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, मेरे एडिटर भी रहे, और हमें बहुत गाइड किया उन्होंने हर मामले में। उनकी ज़ात ख़ुद इंस्पिरेशन का बायस बनी। मैंने हमेशा उनको बहुत मेहनत करते देखा। वो ख़बर भी दे रहे होते थे, वो एडिटोरियल भी लिखवा रहे होते थे, एडिटोरियल पेजेस को देखते थे और मैगज़ीन सेक्शन को, फिर रोज़ाना कोई ख़बरें देनी, रोज़ाना कॉलम लिखना और तमाम पेजेस को देखना। फिर वो मुताला बहुत करते थे, उनकी किताबों से भरी होती थी उनकी टेबल, और वो फिर इंटरव्यूज़ करने का उनको बड़ा शौक़ था। बाहर जाके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, जलसों में ख़िताब कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं। वो इतनी भरपूर लाइफ थी कि उनको उनका पेस पे आना बड़ा मुश्किल था। फिर सुहेल वड़ाई साहब हैं, वो उनके साथ भी हमें एक ही अदारे में हम रहे, जंग ग्रुप में। आमर मीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हामिद साहब के भाई। उनसे हमने बहुत लर्न किया, उनसे तो बाकायदा सीखी बहुत सारी चीज़। फिर मेरे उस्ताद थे खालिद क़य्यूम साहब, फ़ारूक फैसल ख़ान, ये अपने अपनी जगहों पे बहुत बड़े नाम हैं जर्नलिज़म के। रिपोर्टिंग, कालम नवीसी, और फिर मतलब हर शोबे में काम किया। फिर मैं मतलब रिपोर्टर से मैगज़ीन सेक्शन, और फिर सबिंग, न्यूज़ एडिटर, ब्यूरो चीफ़, और फिर मैं अखबार का एडिटर बनने तक ये बड़े मराहल से अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनल क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो आपके प्रोग्राम में देखा है कि आप हर क्वेश्चन को एक जदीद अंदाज से पूछ रहे होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है? मेरी एक ही शादी है, और मैं शादी का सवाल हर एक से ज़रूर पूछता हूँ और यही पूछता हूँ कि क्या आपकी एक ही शादी है, मतलब आप शादी से मुतमईन हैं, या ये कि उनकी बीवी से पूछता हूँ कि आपकी अगर पता चले कि आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो क्या यकीन कर लेंगे? तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने कभी नहीं सोचा ज़िंदगी में कि मैंने कोई और शादी करनी, मुझे इतनी अच्छी बीवी मिल गई। ऐसे ये बताएं कि शादी आपकी लगता है फिर पसंद की होगी? पसंद तो थी, मतलब अच्छी लगती थी। मेरी कज़न की बेटी हैं, और वो बस वो शायद इस दौर की नहीं है, वो सूफ़ी है। सही। क्या क्या क्वालिटी आपको इंस्पायर की, किस तरह से आपने सोचा कि नहीं कि अब किसी इंसान के लिए सबसे मुश्किल जो पहलू होता है वो अपना राइट लाइफ पार्टनर ढूंढना होता है, आपने ये फैसला कैसे किया? अब वो एक तो सच्ची है, उसकी ज़िंदगी में झूठ नहीं है, अब दो नंबरी कोई नहीं, मुनाफिकत कोई नहीं, और मेरे साथ तो सच्ची बात कि उसने इश्क की हद तक, इबादत की हद तक इश्क जैसे होता ना वो किया, और मतलब ये था कि बस मैं हूँ और पूजा करते हैं ना जैसे किसी की, तो मैं तो फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि एक जन्म में शायद उसके एहसानात का बदला ना उतार सकूँ। इतनी वो अच्छी हैं और इतनी उन्होंने मेरे लिए
किया है और ज़िंदगी में कभी कोई डिमांड ही नहीं। सर ये तो इम्पॉसिबल सी Yes, बात है yes. कि अगर हम He is not एक demanding. वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू और से बल्कि बात मैं करें, ज़बरदस्ती चीज़ें लेके देनी होती जो देनी है। कभी कुछ शॉपिंग ज़बरदस्ती करके उसकी शॉपिंग मैं करता हूँ, बच्चों के साथ शॉपिंग पे मैं जाता हूँ, मैं अपनी शॉपिंग भी खुद करता हूँ, ग्रॉसरी खुद करता हूँ, घर के काम काज से लेके दफ्तर हर चीज़, मतलब एक एक्टिव मुतहर्रिक लाइफ स्टाइल। और सच्ची बात यह है कि हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी इतने फास्ट हैं, इतना उनका पेस तेज़ है कि आप उनको पकड़ नहीं सकते, उनके साथ चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हर वक्त अलर्ट एक्टिव मुतहर्रिक रहना पड़ता है और हम सिर्फ कोशिश करते हैं। वो अमलन बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो बिल्कुल वो इसी फिर माहौल ऐसा मिला, इब्तिदा में दोस्त ऐसे मिले, वो सारे के सारे प्रोफेशनल, सारे अपराइट लोग। ऊपर से जहाँ जहाँ गया मैं खुशकिस्मती मेरी, हामिद मीर मेरे एडिटर रहे, मैं जंग ग्रुप में गया तो उससे पहले बल्कि सुल्तान अली लखानी एक्सप्रेस के जो मालिक थे, बहुत ज़बरदस्त, क्या उससे बहुत कुछ सीखा हमने उनसे। फिर मीश किलो रहमान जो जंग के हैं, जंग ग्रुप में रहे जियो में, तो वो वंडरफुल पर्सनालिटी। तो मैं समझता था कि शायद इनके बाद मुझे कोई इस तरह का वो ना मिले बॉस। इसीलिए मैं जब मोहसिन साहब ने मुझसे रब्ता किया तो पहले मैंने इनकार किया, तो 2 माह लगे मुझे आने में। तो उनका ये कहना था कि एक बार मेरे साथ भी करके देखें। सही। तो वाकई जब उनके साथ काम किया तो मज़ा आया कि यार ये तो बहुत डिफरेंट आदमी है और मुझसे छोटे हैं लेकिन बहुत यंग एज में माशाल्लाह बड़ी तरक्की की उन्होंने। तो उनके साथ काम करके इतना मज़ा आया कि अब सच्ची बात ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि उनके बाद हम किसी के साथ चल सकेंगे। बिल्कुल, आपका जो सफ़र होता है ना, ये आपकी टीम बड़ा खूबसूरत बना रही होती है, आप बहुत कुछ अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। आज 41 ने फैसलाबाद की उन शख्सियत को हम लोगों से मिलवाया जिनके पहलू हमें इससे पहले नहीं थे, हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहे थे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जी आज हम बात कर रहे हैं आज 41 के साथ एपिसोड्स के हवाले से, वो प्रोग्राम जो आप और मैं देख रहे होते हैं बड़े शौक से, जिसमें पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ जो हैं जनाब ज़फ़र डोगर साहब बड़ी खूबसूरती से कर रहे होते हैं। उनका डिफरेंट अंदाज़, हर सवाल को लेकर चलना, कि आपका इंटरेस्ट जो है उस प्रोग्राम से ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। जनाब ज़फ़र डोगर साहब, आपके प्रोग्राम से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आपका सवाल करने का तरीका, तो इस वजह से मैं भी कुछ आज आपको कॉपी करने का सोच रही होती हूँ कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से बात की कि आपकी जो शादी है वो आपकी पसंद से थी, तो आपको ज़िंदगी में मोहब्बत कब हुई? अच्छा, किसी दौर का ख़ास का ना पूछिएगा, वो पकड़ना है ना पकड़ा जाऊंगा लेकिन ये है कि मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत एहसास है जो ज़रख़ेज़ जहन होते हैं उनमें जन्म लेती है। मुर्दा जहनों में मोहब्बत का क्या काम, मुर्दा ज़मीन। सर अभी ज़रख़ेज़ी है आपके जहन में? माशाल्लाह हमेशा ज़रख़ेज़ी रहती है, बहुत ज़रख़ेज़ जहन है और बड़ा अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदा दिल हूँ और हुस्न परस्त हूँ। हुस्न अच्छा लगता है, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत स्टाइल, खूबसूरती ओवरऑल बहुत इंस्पायर करती है। और ये खूबसूरती महज जिस्म की खूबसूरती नहीं होनी चाहिए। सही। ये खूबसूरती पूरा एक पैकेज होती है, एक लाइफस्टाइल, एक उठना बैठना, आपका चाल ढाल, आपकी गुफ्तगू, आप में डेप्थ कितनी है, आपकी सोच कितनी खूबसूरत है, आप गुफ्तगू कितनी खूबसूरत करते हैं, आवाज़ का बहुत दखल होता है। अगर एक महज खूबसूरत चेहरा है लेकिन बहुत सारी खूबियाँ जो उसमें होनी चाहिए वो नहीं है, तो वो वक्ती तौर पे तो आपको अच्छा लगेगा जब तक बोलेगा नहीं, जब तक वास्ता नहीं पड़ेगा, जब तक खामोश है। लेकिन जो ही वो खुलेगा, बोलेगा, उठे बैठेगा, बात करेगा तो एक्सपोज हो जाएगा। तो ज़फ़र डोगर साहब की शादी उसी से हुई जिससे मोहब्बत की? मैंने एज सच उस तरह से मोहब्बत नहीं की थी शादी से पहले, वो जो कि मेरी लव मैरिज कहें, ये अरेंज्ड मैरिज है और लेकिन इसमें मेरी पसंदीदगी भी शामिल थी, मुझे अच्छी लगती थी ये, मतलब कोई ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी, लेकिन जो कोई फैमिली में थी
और हमारे दौर में एक बड़ा तकद्दुस होता था रिश्तों का, और बड़ा रख रखाव था। आजकल तो फ्लर्ट होता है ना, हमारे दौर में फ्लर्ट शर्ट्स कोई नहीं, ये इस तरह की बात, हमें ये लफ्ज़ का भी नहीं पता था। हम तो वफ़ादार किस्म के लोग थे, पुरखलूस। मोहब्बत है तो मोहब्बत है, नहीं है तो नहीं है, मतलब दो नंबरी नहीं है। इस तरह नहीं जैसे आज मोबाइल पकड़ा होता है और पता नहीं एक इधर मैसेजिंग हो रही है, उसी लम्हे किसी और जगह हो रही है, पता नहीं क्या। मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक वक्त में कहीं जहन एक से हट के कहीं दूसरी बार किसी दूसरी जगह सोच भी सके। लेकिन ना इसमें बड़े मिली जुली सी राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत जो है वो एक बार ही होती है, और नहीं, बहुत बिल्कुल लोग गलत कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो कहीं भी किसी वक्त ये कैफियत है, एक वारद हो सकती है, और बाज़ औक़ात तो बचना पड़ता है शौरी कोशिश करके कि ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात वो आपको सूट नहीं करती। मुझे इसी सूरत हाल पे एक शेर याद आ गया जो मैंने किसी दौर में, मुझे आई वॉज एडिटर डेली एक्सप्रेस, तो बस ऐसे ही दिन रात जर्नलिज्म, दिन रात दौरे पड़े हुए हैं, अभी यंग एज है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार अपने लिए तो वक्त ही नहीं है, तो ये क्या लाइफ है यार। तो मतलब ज़िम्मेदारियों के बोझ ने हमें ज़िम्मेदार बना दिया, तो कुछ और करने नहीं दिया। तो मैं एक शेर हुआ, एक मिसरा हुआ कि हालात हमें इश्क करने नहीं देते, वाह, हालात हमें इश्क करने नहीं देते। 2-4 दिन गुजरे, कोई सेकंड मिसरा नहीं हो रहा, तो मैंने कहा अब क्या करें। फिर मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, बेड़ा गर्क कर रहा है ना, क्या करना इश्क करके। तो अगला मिसरा इसी पे हो गया, अच्छा है बेमौत मरने नहीं देते। वाह वाह वाह, क्या 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 हालात हमें इश्क करने नहीं देते, अच्छा है बेमौत मरने नहीं देते। बहुत तो वो इस तरह होता है, बाज़ औक़ात हालात आपको रोकते हैं, और ये कैफियत बाज़ औक़ात इतनी शदीद होती है। जनाब ज़फ़र डॉक्टर साहब, आपको आखिरी बार मोहब्बत कब हुई? मैंने कहा था फेजेस नहीं पूछने ज़िंदगी के, मुझे पकड़ना नहीं आपने क्योंकि बहुत सारे पर्दा नशीन फिर वो। अच्छा, मोहब्बत करने में हर्ज तो कोई नहीं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं ना, तो करते जाएं। असल में मोहब्बत का कसूर ये है कि वो रिस्पांस चाहती है। आशिक साहब जो हैं या मुहिब जो हैं, वो इस पे मुतमईन नहीं होते कि मैं मोहब्बत करता जाऊं, वो रिस्पांस मांगती हैं। वो चाहते हैं कि ये शख्स जिसे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करे, बिल्कुल, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे एक्नॉलेज करे मेरी मोहब्बत को, और वो वहाँ से आगे मसला बनता है। मुझे ये कोई लगता है दूसरा कि कह सकता है ना कि unconditional- भाई चले मैं इस हद तक तो बर्दाश्त कर सकती या कर सकता हूँ कि आपको मुझसे मोहब्बत है, ओके करते रहिए। तो अब ये मेरा क्या कसूर है कि मैं भी करूँ, तो ये मुझे होगी तो हो जाएगी, नहीं है तो नहीं। तो आप इस पे तो लेकिन इसरार नहीं होना चाहिए। मोहब्बत तो कमिटमेंट मांगती है, मुझे ये लगता है। हाँ, अगर दो तरफा हो फिर तो कमिटमेंट मांगती है, एक तरफा हो तो जब ख़त्म हो जाए तो ख़त्म कर दीजिए। और क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी एक उम्र होती है, तो जब उम्र पूरी हो जाती है किसी चीज़ की तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। और हमें तो खैर जब हुई थी तो हमने तो अल्लाह से ये दुआएं करते रहे, या अल्लाह ये ख़त्म हो जाए, हमें वो भूल जाए, वो बुत, वो सनम भूल जाए, क्योंकि बड़ी अज़ियतनाक कैफियत होती है। ये कोई आसान नहीं है मोहब्बत। ये मैं तो कहता हूँ आजकल तो होती नहीं किसी को। आजकल तो 5-5 6-6 जगह चैट करने वालों को कैसे हो सकती है, ये तो कुछ और है। मुझे अलबत्ता जब भी हुई मोहब्बत हुई तो ये मैं कहता हूँ कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, सीधा सीधा अच्छा बंदा हूँ, गलत नहीं हूँ। लेकिन कोई अच्छा लग जाए तो क्या किया जाए, चले आप मुझे लग सकता है, लेकिन तो हमने ना हमेशा आपने कहा तहजीब और फेज। शाइस्तगी के दायरे में रहे। कोई अच्छा लगा तो उसकी इज़्ज़त नफ्स का हमेशा ख्याल रखा, उसकी रिप्यूट का ख्याल रखा। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कभी उसे कुछ कहा ही नहीं, उससे बताया तक नहीं कि हमें आप अच्छे लगते हैं। वाह, तो ये क्या बात है, इस तरह की मोहब्बत होती है जनाब आजकल। ज़फ़र डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मैं आपसे फेजेस नहीं पूछूंगी, चले मैं इस बात पे एग्री करती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितनी बार मोहब्बत हुई आपको? मेरा क्या ख्याल गिरा है जा कि सकता है? 6-7 दफ़ा तो हुई होगी लाइफ में, क्योंकि जब रही तो कई कई साल चलती रही। वो एक तरफा कैफियत थी या दो तरफा थी, लेकिन बड़ा अरसा चलती, फिर वो कैफियत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एक दफ़ा तो मुझे खाना बजा के दुआएं मांगना पड़ेंगी, या अल्लाह मुझे ये भूल जाए, मैं अफोर्ड नहीं करता, प्लीज़ या अल्लाह प्लीज़
मैं मतलब शादीशुदा हूँ, बच्चों वाला हूँ, मुझे ये क्या मतलब क्या मुझे कोई जहन में बस स्टक हो गया, जहन ये सूट नहीं करता, तो प्लीज़ मुझे ये भूल जाए। हाँ, मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि मैं ये तो कह रहा था, दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे वो भूल जाए, मुझे ना याद आए, लेकिन साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग दुआ भी थी कि मैं उसे ना भूलूं। इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे मोहब्बत थी ना, कि कुछ ना कुछ भी वो जिस कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ वो गुजरे ना, तो उसे पता चले। तो मैं क्यों गुजरता जाऊँ, मैं क्यों तंग रहूँ, कोई और तंग हो। बिल्कुल इसी तरह से मोहब्बत में हम के हवाले से सोचा जाता है, मैं जो है वो बहुत पीछे रह जाती है। जनाब हाँ ज़फ़र नहीं, अगर लेकिन फिर ये भी होता ना, वो जैसे कहते हैं ना कि लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान जो है वो जैसे कहते हैं कि रिस्पांस मांगती है, तो रिस्पांस के तौर पे बंदा ये भी कहता ना कि जिस कैफियत से मैं गुजरा हूँ वो भी गुजरे। बिल्कुल इसी तरह से। जनाब ज़फ़र डोगर साहब, मैं आपका ना शो देख रही थी और इसमें मैंने देखा कि रेहाना साहिबा के साथ आप हाथ मिलाते हुए थोड़ा सा डर रहे हैं, और उसके बाद मैं वो वाक़या देखना चाहती हूँ, वो क्या एलिमेंट था? अच्छा, मेरी शख्सियत बड़ी अजीब-व-गरीब है। मैं भैया रोमांटिक होने के बावजूद, रोमांस पसंद होने के बावजूद, मैं एक बड़ा कंपोज्ड रहता हूँ। मैं बड़ा कभी आप मेरी मतलब छोटी से छोटी शिकायत नहीं कभी आपने देखी होगी, क्योंकि आप वो कहते ना कि ख़ता तो जब है कि हाल दिल उनसे कहें, उनसे कहें किसी को चाहते रहना गुनाह तो तो कोई नहीं। गुनाह तो नहीं। अच्छा, वो ये है कि ये आपकी फीलिंग है, आपके अंदर एक चीज़ इंस्टॉल्ड है। आप टुवर्ड्स वुमेन अगर बहुत खूबसूरत है, उसमें कुछ ऐसा है, तो बंदा लाजमी अट्रैक्ट होता है, मुतासर होता है, लेकिन आपने कंपोज्ड रहना होता है। तो आपने रिहाना कमर साहबा का पूछा, वो ये था कि उन्होंने, क्योंकि मैं तो एक ज़रा वज़ादार रख रखाव वाला आदमी हूँ, फैमिली है, और मैं इतना बोल्ड नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही ख़वातीन से हाथ मिलाता फिरूँ, तमाम तर वो जिद्दत पसंदी के बावजूद। तो रिहाना कमर साहबा का इंटरव्यू करने टोबा गए हम, बहुत मारूफ शायरा हैं, अमेरिका में होती हैं, पाकिस्तान आई हुई थी, तो ऐसे हम गए तो उन्होंने ऐसे हाथ निकाल दिया, आगे कर दिया। तो मैं पहले रुका, मैं सोच रहा था कैमरे पे लोग देख रहे होंगे, क्या कहेंगे, बेगम भी देख तो लेगी। बेगम की खैर वो बेचारी कुछ नहीं कहे, लेकिन ये था कि ज़ाहिर ऑडियंस कहेगी यार ये क्या कल्चर फ़रोग दे रहे हैं उसको आप। तो मैंने पहले रोका, फिर मैंने कहा यार ये तो उसकी तौहीन है, तो उसको तो मतलब ऐसे नहीं, उनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया, मैंने भी मिला लिया। तो मुझे इससे एक याद आ गया कि मैं इंडिया जब गया, आगरा मुज़ाकरात थे 2001 में, तो वहाँ मीर साहब और मैं इकट्ठे खड़े थे। तो मैं चूँकि लाहौर में जब था तो हाई कोर्ट की भी बीट करता था, तो मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा, उनसे भी हमारा बड़ा ताल्लुक़ था। वो भी एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गई हुई थी, पीपल्स पाक इंडिया पीपल्स सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्होंने जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने हाथ इसी तरह किया, तो मैंने भी मिला लिया। उस वक्त मीर साहब एक हम रोज़नामा औसाफ होता था इस्लामाबाद में, आजकल भी है शायद, उसके एडिटर थे, मैं लाहौर का ब्यूरो चीफ था। तो मीर साहब ने मेरी तरफ यूँ देखा, क्योंकि वो बड़ा इस्लामी सा अखबार था, जहादी सा, तो वो यूँ देखा मेरी तरफ, तो या पता नहीं क्या देखा होगा कि यार इसका ताल्लुक़ है या क्यों। तो इस तरह मैं थोड़ा सा ख़वातीन से हाथ मिलाने में थोड़ा सा एक होता है ना, और वो भी पब्लिकली, तो ये वजह थी उसकी। बिल्कुल इसी तरह तो से। मैंने कहा ऐसे ही एतराज़ ना आ जाए कि यार ये हाथ क्यों मिलाया, आप कौन सा कल्चर फ़रोग देना चाह रहे हैं इसको यहाँ इस मुल्क में। तो इसलिए क्योंकि आप जब चैनल से जुड़े हैं तो आपकी रिप्यूट जो है बराह रास्त वो एक मैटर करती है, आप अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हेड हैं, तो आपका करैक्टर, आपकी चीज़ें वो सारी उसके साथ अदारे की शोहरत से जुड़ी होती हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के कदम बिल्कुल, आपको उठाने बड़ा पड़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल होना होता है कि मैं जैसे कह रही हूँ कि मैं तो आपके हर प्रोग्राम के एपिसोड से बड़ी इंस्पायर हूँ। मैंने एक एपिसोड देखा जिसमें आप थोड़े से इमोशनल हो गए थे, आई थिंक आबिद शेर अली साहब के साथ वो इंटरव्यू था आपका, तो शेर अली महर अली के साथ, तो वो क्या क्या कहानी थी, क्या उस दौरान आपको कोई वाक़या याद आ गया था, या मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या एहसासात थे? अच्छा, वो गा रहे थे, कुछ कलाम ऐसा था जो मेरे दिल के तार छेड़ गया। मैं एक बहुत
हसास और दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान हूँ। मुझे कुछ राग, कुछ सुर ऐसे हैं जो बैठे बैठे रुला सकते हैं, और वही कैफियत मुझ पे वारद हुई उस वक्त, और मैं बेख्तियार रो पड़ा और आंसू मेरे थे। वो प्रोमो में भी आरफ भाई ने लगाए हुए थे, और एक बार उन्हीं के साहबजादे एजाज शेर अली के साथ मैंने किया, तो उन्होंने भी ऐसा कलाम गाया कि मैं ख़ुद पे काबू नहीं रख सका और मेरे आंसू। हमारी कोशिश होती है कि चलें, जो जेन्युइन चीज़ है, जो ओरिजिनल है वही जाए, ऐसा ना हो कि हम कोई मसनूई काम करें। वैसे भी आप देखें फिल्मों में, ड्रामों में, ये बग़ैर वो पता नहीं आंखों में क्या ग्लिसरीन डालते हैं, क्या कर, उसके बगैर आंसू नहीं आते लोगों के। और मेरे बिल्कुल जेन्युइन सारा कुछ था, क्योंकि एक मेरे इन बिल्ट कोई ऐसी चीज़ है कि कुछ रिदम ऐसे हैं, कुछ सुर ऐसे हैं, कुछ राग ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं म्यूज़िक की जो मुझे एकदम से वो उसका असर होता है, और फिर मुझे ख़ुद पे काबू नहीं रहता। जनाब ज़फ़र डोगर साहब, बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है आपसे मिलकर, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है एक चैनल को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी सख्त किस्म की होगी, लेकिन आपके साथ इंटरव्यू के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि आपका जो दिल है वो बड़ा नरम है, एहसासात के मालिक हैं आप। फर्दर भी जनाब ज़फ़र डोगर साहब के प्रोग्राम के हवाले से, शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जी प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में आज 41 के साथ को 225 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए, और जनाब ज़फ़र डोगर साहब की शख्सियत के हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। जनाब ज़फ़र डोगर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में ना मैंने बड़ी वेरिएशंस देखी हैं। कभी हम देखते हैं कि आप बड़े हंसते मुस्कुराते, बड़े फ्रेंडली अंदाज में बात कर रहे होते हैं। कभी मैंने आपका वो रूप भी देखा है जब आप न्यूज़ रूम में खड़े सबको डांट डपट रहे होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जनाब ज़फ़र डोगर साहब कौन है? मुझे आज भी याद है, मैंने जब रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है, लेकिन जब आपका ऑफिस आने का टाइम होता था तो हम आपसे इतना डर रहे होते थे, हम कहते थे कि पहले सर ऑफिस चले जाएँ, फिर ही हम जाकर अपनी सीट्स पर बैठेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ज़फ़र डोगर साहब कौन है? सच्ची बात यह है कि मैं एक इंतहाई आजिज़ सा इंसान हूँ, दर्दमंद दिल रखने वाला आदमी हूँ, और मुझ में इतनी सख्ती है नहीं। ये ओहदों के तकाज़े थे कुछ जो जिनमें मुझे ये बाज़ औक़ात सख्ती करना पड़ती है। ये बात मेरे ही ख़िलाफ़ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कई लोगों को जुर्माना कर देता हूँ उनकी गलतियों पे, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। लेकिन कई दोस्त जिनके माली मामलात मुझे पता था इतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं फिर उनको अपनी जेब से भी दे देता हूँ, वापस कर देता हूँ। और मुझ पे एक एलिगेशन ये भी है अदारे का, मोहसिन साहब कहा करते हैं कि मतलब ये डोगर साहब ने कुछ नंबर तो रिपोर्टरों के जो हैं वो अपनी जेब में डाले होते हैं, उनके लिए जो अजाफी देने होते हैं। तो मतलब ये कि सख्ती नहीं करते, नरमी करते हैं। तो ऐसा है एक थोड़ा सा, चूँकि मैं रिपोर्टिंग साइड से आया हूँ तो मुझे रिपोर्टर्स की मुश्किलात, उनके मामलात का भी पता होता है। तो खंचाई भी करते हैं, डांट टपट भी करते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं, गलतियों पे को सख्ती भी करते हैं, तंबीह, सरजनश हर तरह की होती है। लेकिन सम टाइम्स हमें उनकी मजबूरियों को भी देखना पड़ता है, मसाइल को भी। तो उस वक्त के उनको बुला के उनकी दिलजोई भी करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, कोई ये भी हिस्सा होता है जॉब का। इन फेजेस से हम गुज़रे हुए हैं सारे। तो फिर क्योंकि मेरा रोल ऐसा है कि मैं रिपोर्टर्स को, यहाँ के स्टाफ की भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, बिल्कुल, और मैंने हेड ऑफिस की भी उनका भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक ब्रिज की शक्ल में मुझे काम करना होता है, कि ब्रिजिंग करना होती है। इनसे काम भी लेना है, लेकिन इनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, अदारे की रिक्वायरमेंट भी पूरी करवानी। तो उसमें बहुत टैक्टफुली बाज़ औक़ात ये सारे जो कैफ़ियत हैं उनसे गुज़रना पड़ता है, उनसे वास्ता भी पड़ता है। लेकिन मैं बेसिकली एक शरीफ आदमी हूँ, मुतहम्मल मज़ाज आदमी हूँ।
एक आजिज़ी इनकसारी है मेरी तबीयत में, और चूँकि मैं यहाँ थोड़ा सा क्लेम करता हूँ कि अल्लाह ताला जिसकी भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की फ़हम अता कर देते हैं। बेशक। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने मेरी भलाई का इरादा किया हुआ है, इसलिए मुझे दीन की थोड़ी सी फ़हम अता कर दी है। तो मैं कोशिश करता होता हूँ कि अपने मामलात जो दीन के तकाज़े होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, उसके ख़िलाफ़ न जाऊँ, किसी का दिल न तोड़ें, किसी को नुकसान न पहुँचाएँ, किसी का हक़ ना मारें, और सबसे बढ़कर अदल, इंसाफ। जिन सीटों पे हम बैठे हैं, मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। मैंने कई अदारों की हायरिंग की, कभी पसंद नापसंद पे बंदा नहीं रखा। मैं कहता हूँ कि हर काम करने वाला बंदा हमारे हाथ का बंदा है, हर नालायक आदमी जो है वो हमारा मुखालफ है। इसी क्राइटेरिया को सामने रखते हुए, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के, जो मेरिट पे बनता था बंदा उसी को रखा। बिल्कुल जनाब ज़फ़र डोगर साहब, यही वजह है कि फैसलाबाद में जब भी जहाँ जहाँ आपकी बात होती है, लोग आपको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको उस्ताद मोहतरम मानती हूँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो नेक नियति है, ये उसका ही सिला है। और मुझे ये लगता है कि दुआएँ जो है ना, वो ख़रीदी नहीं जा सकती। वो आपके अमाल से, आपकी जो जेस्चर्स हैं, आप दूसरों की तरफ लेकर चल रहे होते हैं, यही है। यही वजह है कि लोग आपको दुआओं में भी याद रखते हैं। इसके साथ साथ जनाब ज़फ़र डोगर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे अगर मैं कभी इंटरव्यू करने बैठ जाऊँ तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बड़े फ़नी वाक़यात हो रहे होते हैं, कोई गेस्ट फ़नी बात कर लेता है, तो उस टाइम पे हंसी को कंट्रोल करना या अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके साथ भी इन प्रोग्राम की जो 225 एपिसोड्स हैं दौरान ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो? जी, इसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को कंट्रोल करना। आई एम सॉरी। ये राना एजाज साहब के साथ मैंने किया, तो मैंने उनको जुगतें कुछ मारी, क्योंकि वो बड़े मज़ाहिया करैक्टर है और बहुत खूबसूरत नाम है हमारे शहर का, जिन्होंने मज़ाह में बहुत नाम पैदा किया। तो राना एजाज के साथ इंटरव्यू हम उनका कर रहे थे, तो उसमें मुझे शरारतें सूझ रही थी, और मैं उन्होंने भी आगे से ऐसी जुगत मारी कि मैं भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। मैं कह रहा था कि मतलब आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप जैसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं, तो वैसे आप पैदा कहाँ हुए थे और क्या, मतलब आप आराम से ही पैदा हो गए थे? तो इसके बाद मेरे लिए वो अपनी ही वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, उसने आगे से पहले मुझे स्पेयर किया कि चलें कोई नहीं, इन्होंने मार दी जुगत, लेकिन जब मैंने अगली जुगत ये मारी तो फिर वो नहीं रह सके, और उन्होंने कहा सर मैं तो ज़रा कमज़ोर सा बंदा था, मैं तो आराम से पैदा हो गया था, आप कहा उसने, और मेरे लिए मेरे वजूद जसामत की बात, मतलब उस पर जुगत मारी। तो बड़ा अच्छा बाज़ औक़ात वो, क्योंकि लाइव नहीं होता तो इसलिए वो आप तो लाइव शो में आपको तो कंट्रोल रखने पड़ते हैं जज्बात, तो वो चूँकि रिकॉर्डेड होता है तो उसमें कहीं इतनी गुंजाइश होती कि आप फिर काट लेते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसी बिल्कुल समटाइम्स सिचुएशन अनसर्टन हो जाती है। जनाब ज़फ़र डोगर साहब, आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है कि खाने पीने के हवाले से बड़े तरह के अहतमाम किए जाते हैं। खाने पीने वाले प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? क्या बात आपने वो दुखती रग छेड़ दी हमारी। ये जो आरफ भाई है ना, अल्लाह इनका भला करे, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, सीनियर प्रोड्यूसर, ये बड़ी शरारतें करते हैं। ये खाने का सारा सिलसिला इन्होंने किया हुआ है। हालांकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे पहले स्टंट पड़े थे, फिर बाईपास हुआ, सर्जरी हुई, और मैं शुगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, और कई चीज़ें, कई मसले मसाइल। तो मैं इतना खाता नहीं हूँ जितना ये ढूंढ ढूंढ के कैमरा मार के ये अच्छा, उनको इशारा कर रहे थे हमारे कैमरामैन को, यार इधर करो, वो क्लोज से बनाओ, और सारा फोकस इस बात पे होता है डोगर साहब के मुंह में नवाला जो ही जाए बस इधर से तुमने ऐसे कर देना, और ढूंढ ढूंढ के ऐसे। आपको पता है बिहाइंड द सीन क्या होता है? कभी आरफ भाई को खाता देखें ना आप यकीन करें, मतलब उधर जो कुछ होता है ना उसका मैक्सिमम वो खा जाते हैं। और उनके साथ जो हमारे, हमने नाम भी रखे हुए उल्टे सीधे, हमारा एक कैमरामैन है उसको हम चर्सी कहते हैं, वहीद। तो वो वहीद जो है वो उसका, वहीद तो भूल गए हैं ना, हम बस चर्सी कहते हैं, क्योंकि वो
ऐसी गलतियाँ करता हम कहते यार आज तो मैं मिल ही नहीं लगता, तो इसलिए कर रहे बिल्कुल, उनकी भी वीडियो मैंने देखी हुई है खाना खाते हाँ हुए। वो देखें, बाकी उनको देखें दूसरों को, और आरफ भाई को देखें, कभी कैमरामैनों को देखें। तो ये इतने चालाक हैं, इनको पता है कैमरे में तो सिर्फ डोगर साहब नज़र आने हैं स्क्रीन पे, तो वो इनके सामने जब भी नवाला कोई लेने लगे, हालांकि मैंने इतनी दवाई खानी होती है, मैं घर से नाश्ता करके आता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ जितना बस, लेकिन वो जितना नवाला मुंह में डाला समझें बस, वो तासर ये देते हैं पहले सारी फुटेज बना के, और फिर उसके बाद मेरा वो लगा देंगे एक बुरकी, एक नवाला मुंह में गया तो वो यूँ लगता है कि वो पहले जो सीन दिखाया और उसके बाद वो नवाला, तो लगता है सारे का सारा एक नवाले में ले लिया इन्होंने। तो इस तरह का सीन क्रिएट करते हैं, तो ये शरारतें चलती रहती हैं। लेकिन उसका फ़र्क यही खूबसूरती है। मैं कहता हूँ उसका असर ये हुआ, वो ऐसा तासर उन्होंने बना दिया जैसे सारा मैं खा जाता हूँ। तो कई लोग हमारे बेचारे सादा लोग, तो उन्होंने कहा जी वो सर वो खाने वाला प्रोग्राम करवाना है, आप वो कितने मैंने कहा भाई मुझे बड़ा गुस्सा, मैंने कहा यार आपको उस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ खाना ही नजर आया। असल में हम जिस लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में आप खाना खाते हुए नजर आए हैं ना। हाँ वो मतलब वो दिखाते, असल में एक प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ बिल्कुल इसी तरह से में ना महरूमियाँ बड़ी हैं, तो वो मतलब पेट से सोचते हैं ना लोग, तो खाना मिलता भी तो कम है लोगों को, तो लोग इसी तरह सोचते हैं कि शायद यार ये जहाँ जाते हैं इनको बड़े खाने मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन जनाब सफ़र डोगर साहब, आपने फैसलाबाद की एक मुख्तलिफ शक्ल जो है वो लोगों तक पहुंचाई है। पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू करते हुए जो हमें लगता था कि थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम देखते हैं हमें पता चलता है अच्छा इस पर्सन में ये वेरिएशन भी है। तो फर्दर भी इस पर बात करेंगे, वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं आज 41 के 60 प्रोग्राम के हवाले से। फैसलाबाद का मकबूल तरीन प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि सिटी 41 की स्क्रीन पे हमेशा से हमें चमकता धमकता चेहरा जो जनाब ज़फ़र डोगर साहब का नज़र आता है, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे। जनाब ज़फ़र डोगर साहब, जैसा कि मैं ये बात करती हूँ हमेशा आपके सामने भी और आपकी गैर मौजूदगी में भी, ये आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं आरिफ साहब, जब भी कहीं पर सीखने के हवाले से बात होती है तो वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर उन्होंने किसी इंसान को देखा है जो कि डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क के साथ काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, वो जनाब ज़फ़र डोगर साहब की शख्सियत है। तो जब इतनी क्रेडिबिलिटी आपके साथ मंसूब हो जाती है, इतने लोगों की उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता हो जाती हैं, तो साथ ही साथ आप थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहते होंगे, चैलेंजिंग भी होता होगा। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? एक तो सच्ची बात यह है कि वाकई ये बड़ा मुश्किल होता है, कोई आपकी तारीफ़ करे तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन वाकई फिर उसके मुताबिक चलना भी पड़ता है अपने आप। अगर आप में वो खूबियाँ नहीं भी हैं तो लानी पड़ती हैं, और मुझे तो अक्सर लानी ही पड़ती हैं। सच्ची बात, मुझ में इतनी खूबियाँ हैं नहीं, लेकिन वो तमाम लोग अच्छे लगते हैं जो आपके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं। अच्छा लगता है कि यार एक बंदा चले आपको अच्छा समझता है, अल्लाह उसका भला करे, उसकी मेहरबानी, वरना तो आज के दौर में कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं वो सवाए तनकीद के, सवाए खामियां निकालने के, हालांकि मैं अपने प्रोग्राम का सबसे बड़ा नाकद खुद ही हूँ, लेकिन एक होता ना मिनिमम लेवल ऑफ कर्टसी होना चाहिए कि बंदा थोड़ा सा तरीके से कुछ चीज़ करता है। तो हमारी सोसाइटी में तो आजकल सवाए आपको पता है तनकीद के रहे कुछ नहीं गया। तो ऐसे में वो तमाम लोग, अल्लाह ताला उनका भला करे, वो बहुत अच्छे, बहुत कीमती हैं जो आपके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, आपकी तारीफ़ भी कर देते हैं। तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती? हमारे खालिक को अच्छी लगती है। बेशक। तो खालिक की जो सिफतें हैं उसका परतौ ही है इंसान, कहा जाता है। कुछ कुछ हिस्सा उसने, अल्लाह ताला ने हमें भी दिया हुआ अपनी इस प्यारी सी मखलूक को, तो हमें भी अच्छा लगता है कोई तारीफ़ करे। लेकिन सच्ची बात है कि आरिफ भाई ख़ुद एक बहुत प्रोफेशनल आदमी हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि एक उनका अपना प्रोग्राम होता है और बाकी सारे प्रोग्राम्स में वो जो जिस तरह से अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं, और ये शौक़ के सिवा नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह से शौक़ के साथ, लगन के साथ काम करते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और आपने हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में मेरा तारफ़ करवाया। आप ख़ुद अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ सिखाया होगा आपको या आरिफ भाई को,
लेकिन आप लोग अपनी अपनी खूबियों की वजह से ऐसा कह देते हैं, ये आपकी अपनी बड़ाई है। नहीं जनाब ज़फ़र डोगर साहब, हम सच में आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, ये आप चलिए, माने या ना माने। मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा क्या सीखा आपने। बिल्कुल, बहुत कुछ हम लोगों ने आपसे सीखा है। अच्छा जनाब ज़फ़र डोगर साहब, आप न्यूज़ भी देख रहे होते हैं, न्यूज़ डिपार्टमेंट को भी लीड कर रहे होते हैं, इस चैनल को भी लीड कर रहे होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा तंग करने वाला रिपोर्टर कौन है? तंग करने वाला रिपोर्टर बेसिकली 2 रिपोर्टर हैं हमारे, बल्कि बाज़ का 3 हो जाते हैं। एक तो वकास बेग साहब माशाल्लाह, सर उनको काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब जितने बहाने उनके पास हैं शायद ही किसी के पास हों। एक हमारे इमरान असलम साहब हैं, वो हम कहते होते मिसगाइडेड मिज़ाइल हैं। वो उनका कुछ पता नहीं चलता कब उन्होंने क्या कर गुजरना है, तो बड़े हमें चेक्स लगाने पड़ते हैं कि यार इनकी चीज़ों पे कोई ऐसी वैसी न चल जाए। एक हमारे जहांगीर अशरफ साहब हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट रिपोर्टर है, बहुत ज़बरदस्त। आई एम ग्रेट एडमायरर ऑफ हिम, उसका एडमायरर हूँ। और अगर जेन्युइनली मतलब एक बंदे को बहुत शौक़ है रिपोर्टिंग का, और वो अपराइट भी है, जदीद तकाज़े जो हैं, ट्रेंड्स जो हैं, उनसे भी वाकिफ़ रहता है, वर्कशॉप्स अटेंड करता है उस हवाले से, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, प्रोफेशनल वर्क के हवाले से। जहांगीर बहुत ज़बरदस्त है इस हवाले से, लेकिन उसका मसला ये है कि उसको ढूंढना पड़ता है। वो ऐसा गायब होता है कि बस कॉलें करते रह जाएं, आप मैसेज लिखते रह जाएं, पता चलता है शायद अभी सोए नहीं उठे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, हमें फिर उनको टाइट करना पड़ता है, जो फिर इनके बहानों का। अब हमें ये भी पता होता है अब क्या बहाना आएगा, अब क्या होगा, और फिर हम भी मोहसिन नकवी साहब के ट्रेंड हैं, बहाना कोई मार तो लेता है लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन जनाब ज़फ़र डोगर साहब, यहाँ पर एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग जो है यहीं से अपने करियर का आगाज़ किया था। तो जब मैं रिपोर्टर थी ना, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता था आपसे आकर छुट्टी की बात करना। क्या आज भी इतना मुश्किल शहर है? लगता है छुट्टी जब कोई मांगता है ना, इतना गुस्सा चढ़ता है ना, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं करता, मैं बीमार भी हूँ तो दफ्तर आ जाता। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे छुट्टी वाले बंदे अच्छे नहीं लगते। जनाब ज़फ़र डोगर साहब, आप फैसलाबाद के लिए एक रोशन सितारा हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे, आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें, और आज 41 के साथ ये जो है 7 प्रोग्राम, इसका जो ये सफ़र है इसी तरह से कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए जी। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।